नमस्कार। कलाम अकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आदाब, आभार, इस्तकबाल, खैर मकदम है। मैं विवेक एक बेहद महत्वपूर्ण कक्षा लेकर आप लोगों के बीच में हाजिर हूं और इस कक्षा में हम बात करेंगे आईक्यू की, यानी कि इंटेलिजेंस कोशेंट की। इंटेलिजेंस कोशेंट क्या है, क्या इसका इतिहास है, किस प्रकार से इंटेलिजेंस कोशेंट को मापा जाता है और इसको लेकर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है विद्यार्थियों के बीच में अक्सर कि साहब इंटेलिजेंस कोशेंट का कॉन्सेप्ट दिया किसने था, परीक्षा में ये नाम आए तो क्या लिखना है, ये नाम आए तो क्या लिखना है। तो इस वीडियो में इन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहिएगा, क्योंकि इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि जो है वो हमेशा से मनोवैज्ञानिकों के लिए एक बड़े विचार का विषय बनी रही कि मनुष्य में कितनी बुद्धि है, मनुष्य कितना इंटेलिजेंट है, एक व्यक्ति की इंटेलिजेंस दूसरे व्यक्ति से कितनी ज्यादा हो सकती है, एक व्यक्ति की इंटेलिजेंस दूसरे व्यक्ति से कितनी कम हो सकती है। और इन सब बातों को लेकर नित नए प्रयोग होते रहे और वही प्रयोग होते 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 एक बार आईक्यू के रूप में समूची दुनिया के सामने आए। आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले जिस मनोवैज्ञानिक का नाम आपको याद रखना चाहिए साथियों, वो होते हैं फ्रांसिस गाल्टन। मैं पूरी क्रोनोलॉजी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से इंटेलिजेंस कोशेंट की समझाने जा रहा हूं और मैं आपसे पूरा विश्वास जताते हुए कह रहा हूं कि इस वीडियो के इस खंड को देखने के बाद आप इंटेलिजेंस कोशेंट से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन अपनी परीक्षा में बड़ी आसानी से हल कर पाएंगे। सबसे पहले आपको जिस व्यक्ति को जानना चाहिए वो है फ्रांसिस गाल्टन। फ्रांसिस गाल्टन उस मनोवैज्ञानिक का नाम होता है जिन्होंने सबसे पहले व्यक्तिगत भिन्नताओं पर आधारित परीक्षण किए। तो बुद्धि लब्धि के परीक्षण या बुद्धि का परीक्षण पहले हुआ ही नहीं था। सबसे पहले जो परीक्षण हुए वो हुए व्यक्तिगत भिन्नताओं के। व्यक्तिगत भिन्नता पर परीक्षण किया। तो पहला परीक्षण व्यक्तिगत भिन्नता का किसने किया? वो किया था साहब फ्रांसिस गाल्टन ने। फ्रांसिस गाल्टन ने जो व्यक्तिगत भिन्नता का परीक्षण किया, उस परीक्षण को सबसे पहला आधार माना जाता है वर्तमान में, जिसको हम बुद्धि के परीक्षण या बुद्धि लब्धि के परीक्षण की बात कहें तो। अब आप सभी जानते हैं व्यक्तिगत भिन्नता का मतलब होता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, संवेगात्मक रूप से, संज्ञानात्मक रूप से, बुद्धि लब्धि हर तरीके से अलग हो सकता है। अब कोई व्यक्ति दूसरे से अलग है, मैं आपसे अलग हूं, आप किसी अन्य से अलग हैं, आप आपके मित्र से, अपने बड़े भाई से, परिवार के सदस्यों से अलग है, तो क्या किसी व्यक्ति का दूसरे से भिन्न होना उसकी इंटेलिजेंस के भिन्न होने की पुष्टि करता है? आप कहेंगे कि हो सकता है कोई व्यक्ति भिन्न हो तो उनका आईक्यू भी भिन्न हो, लेकिन हम दावा नहीं कर सकते क्योंकि दो अलग अलग लोगों के आईक्यू बराबर हो सकते हैं। ऐसे में पेन पेपर या प्रश्नोत्तरी के अभाव के कारण व्यक्तिगत भिन्नता के इस परीक्षण पर और आगे परीक्षण होने लगे। दूसरा जो नाम आपको याद रखना है साथियों, वो नाम होता है कैटल का। कैटल साहब जिनको याद किया जाता है मानसिक परीक्षणों के लिए। तो मानसिक परीक्षण सबसे पहले किस व्यक्ति ने दिए? कैटल साहब ने। लेकिन कैटल साहब के मानसिक परीक्षण भी बुद्धि के परीक्षण को बताने में या किसी व्यक्ति की बुद्धि के बारे में बताने में असमर्थ थे, क्योंकि इन मानसिक परीक्षणों में अभाव था प्रश्नोत्तरी का। हुआ यूं कि कैटल साहब विलियम वुंट की देखरेख में अध्ययन करने के लिए गए, मानसिक परीक्षण के लिए लिपजिंग लैब में, जो कि पहली मनोवैज्ञानिक लैब थी, और वहां पर उन्होंने मानसिक परीक्षणों का विकास किया। लेकिन क्योंकि उन परीक्षणों में भी प्रश्नोत्तर का अभाव था, कोई सवाल था जिसका व्यक्ति जवाब दे सके, इस तरह के किसी सिस्टम का अभाव था, इस कारण ये परीक्षण भी व्यक्ति की बुद्धि के बारे में स्पष्ट रूप से कुछ भी बता पाने में असमर्थ हुए। अब यहां से चलते हुए हम प्रवेश कर जाते हैं 1900 के दशक में, और 1900 के दशक में प्रवेश करते ही हमें पहुंचना होगा यूरोप के एक देश में जिसका नाम होता है फ्रांस।
फ्रांस की सरकार सन 1905 के लगभग की बात है, इस बात के ऊपर चिंता कर रही थी कि किस प्रकार से फ्रांस में रहने वाले जो अधिगम के दृष्टिकोण से पिछड़े हुए बालक हैं, वो बालक जो मंदबुद्धि हैं, वो बालक जो मेन स्ट्रीम में मुख्य धारा में अध्ययन नहीं कर सकते, कैसे उन बच्चों को चिन्हित किया जाए और कैसे उन बच्चों को शिक्षित किया जाए। फ्रांस इस बारे में परेशान था, फ्रांस की सरकार इस बारे में सोच रही थी और 1905 में ऐसे ही मंदबुद्धि बच्चों के, ऐसे ही पिछड़े हुए बच्चों को परखने का, उनको जांचने का कि भाई फ्रांस में मान लो 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं पूरे देश में, तो इन 1000 बच्चों में वो बच्चे कौन से हैं जो मुख्य धारा में अध्ययन नहीं कर सकते, उनको अलग से छांटने का कोई तरीका निकालो। और यह जिम्मा दिया गया उस दौर के फ्रांस के एक बड़े मशहूर साइकोलॉजिस्ट जिनका नाम होता है अल्फ्रेड बिने। अल्फ्रेड बिने को यह जिम्मा दिया गया कि आप पता कीजिए कि किस प्रकार से फ्रांस के मंदबुद्धि बच्चों के अध्ययन के लिए हम यह चिन्हित कर पाए कि कौन सा बच्चा किस प्रकार से इंटेलिजेंट है, कौन सा नहीं। और उन्होंने 3 से 15 साल के बच्चों के पाठ्यक्रम का, उनके रुचियों का, उनके ज्ञान का बहुत व्यापक अध्ययन किया और फिर एक प्रश्नोत्तर की एक माला निकाली, एक क्वेश्चन बैंक निकाला, जिसके आधार पर उन्होंने कहा कि इस प्रश्नोत्तर की इस पूरे बैंक को हल कर ले अगर कोई बच्चा, तो उसके आधार पर मैं बता सकता हूं कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर अगर वो बच्चा दे रहा है, इसका मतलब वो थोड़ा इस स्तर का इंटेलिजेंट है, इस प्रश्न का उत्तर दे रहा है तो इस स्तर का इंटेलिजेंट है, इस प्रश्न का उत्तर दे रहा है तो इस स्तर का इंटेलिजेंट है। समझ रहे हो आप बात? मैं बहुत ही बेसिक लेवल पर आपको चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 3 से 15 साल के बच्चों के लिए, वर्ष के बच्चों पर परीक्षण करने के लिए उन्होंने तैयार किया, अपना पूरा एक क्वेश्चनेयर तैयार करी और इसी क्वेश्चनेयर को संसार का पहला बुद्धि परीक्षण कहा गया। प्रथम बुद्धि परीक्षण। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो कमी हमने गाल्टन और केटल के परीक्षणों में देखी थी कि यहां पर प्रश्नोत्तरों का अभाव था, वो अभाव हमें 1905 में अल्फ्रेड बिने के आए हुए परीक्षण में दूर होता हुआ मिला, क्योंकि यहां पर प्रश्नोत्तर के माध्यम से इन्होंने 3 से 15 साल के बच्चों के लिए एक ऐसा टेस्ट डिजाइन किया था, ऐसा परीक्षण डिजाइन किया था जिसके जरिए यह तय किया जा सकता था कि कौन सा बच्चा किस स्तर तक इंटेलिजेंट है। और इस प्रयोग में जो इनके सहयोगी थे, उन सहयोगी का नाम होता है थियोडोर साइमन। सहयोगी कौन थे? थियोडोर साइमन। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको मैं बताऊं, आपको सुन के बड़ा अचरज भी होगा कि हम संज्ञानात्मक विकास में जिस स्विस मनोवैज्ञानिक का नाम पढ़ते हैं जहां प्याजे साहब भी इन परीक्षणों में जो हमारे अल्फ्रेड बिने साहब ने करे थे, इन परीक्षणों में अल्फ्रेड बिने के असिस्टेंट थे और अल्फ्रेड बिने के सहयोगी थे। मगर 1905 के इस परीक्षण में कुछ खामियां थी, कुछ कमियां थी और उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए इस परीक्षण में सन 1908 में व्यापक संशोधन हुआ। बिने साइमन परीक्षण में संशोधन हुआ। ठीक है। और जब बिने साइमन परीक्षण में 1908 में संशोधन हुआ, तो इसी 1908 के संशोधन के दौरान अल्फ्रेड बिने साहब ने एक नए संप्रत्यय को खोजा और उस नए संप्रत्यय का नाम होता है मानसिक आयु। तो प्रश्न यहां से 2 इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न बनता है कि पहला बुद्धि परीक्षण किसके द्वारा किया गया या किसके द्वारा दिया गया? तो उत्तर होता है अल्फ्रेड बिने। दूसरा स्टेटमेंट बनता है कि मानसिक आयु के संप्रत्यय की खोज किसके द्वारा की गई? उत्तर होता है अल्फ्रेड बिने। तो मानसिक आयु
के संप्रत्यय, मानसिक आयु का संप्रत्यय दिया गया। मानसिक आयु का संप्रत्यय अंग्रेजी में क्या कहलाता है? इसे अंग्रेजी में हम कहते हैं दोस्तों मेंटल एज। अब आप तो कहेंगे कि सर एज तो दो ही होती है, एक तो क्रोनोलॉजिकल एज होती है, एक ही होती है, माफ कीजिएगा, फिर ये मेंटल एज क्या है? तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहां से आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पता चलने वाली है साथियों। सबसे पहले मैं क्रोनोलॉजिकल एज या तैथिक एज बताता हूं आपको क्या होती है। तैथिक आयु तैथिक आयु मतलब तिथि की आयु। मान लीजिए किसी व्यक्ति का जन्म अगर 1991 में हुआ है तो 2021 में आते आते 22 में आते आते वो 31 साल का हो जाएगा। इस प्रकार से ये एक तिथि है। तो साधारण या सामान्य आयु जिसको आप कह सकते हो, ये क्या है? तैथिक आयु। लेकिन मानसिक आयु क्या है, इसको जानने के लिए आपको टुकमैन के एक स्टेटमेंट को जानना पड़ेगा। मानसिक आयु समझते हैं, टुकमैन का स्टेटमेंट क्या था? मेंटल एज। टुकमैन कहते हैं कि मानसिक आयु का मतलब है कि किसी व्यक्ति के निष्पादन को जान लें। मान लो ए नाम का कोई व्यक्ति है, उसका जो परफॉर्मेंस है उसको जान लिया। अब ए नाम के सामान्य व्यक्ति की क्या परफॉर्मेंस है उसको जानो, उससे ऊपर कोई व्यक्ति है उसकी परफॉर्मेंस को जानो, और उससे कम उम्र का कोई व्यक्ति है उसकी परफॉर्मेंस को जानो। यानी कि किसी व्यक्ति के औसत निष्पादन की तुलना उसकी उम्र के व्यक्ति से, उसके उम्र से ज्यादा उम्र के व्यक्ति से, और उसकी उम्र से कम उम्र के व्यक्ति से जब उसके औसत निष्पादन की तुलना करो और वो सापेक्षित रिजल्ट जो आपको मिलता है वो बताता है कि किसी व्यक्ति की मानसिक आयु क्या है। ये बात किसने कही? टुकमैन साहब ने। तो टुकमैन का कथन है मानसिक आयु के बारे में किसी व्यक्ति के निष्पादन की अपनी उम्र, अपने से ज्यादा उम्र व कम उम्र के निष्पादन से तुलना कर पता किया जा सकता है। ध्यान से सुनिएगा साथियों, टुकमैन ने क्या कहा कि मानसिक आयु के बारे में हम पता कर सकते हैं कि व्यक्ति के निष्पादन की तुलना कर ली जाए उसके उम्र के व्यक्ति के निष्पादन के साथ, उससे ज्यादा उम्र के व्यक्ति के निष्पादन के साथ, और उससे कम उम्र के व्यक्ति के निष्पादन के साथ। अब यहां पर मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने कहा कि मान लो अगर कोई व्यक्ति 9 वर्ष का है, 9 वर्ष उसकी क्या है? तैथिक आयु है, क्रोनोलॉजिकल एज। और बिने साइमन के इन परीक्षणों में उसने जिन प्रश्नों का उत्तर दिया वो साधारणतः वो प्रश्न थे जिनका उत्तर कोई 11 साल का व्यक्ति देता है। तो उस व्यक्ति की मानसिक आयु कितनी मान ली जाएगी?
11 वर्ष। उस व्यक्ति की मानसिक आयु कितनी मान ली जाएगी? 11 वर्ष। यहां तक ये बात क्लियर? और मान लो कोई व्यक्ति अगर ऐसा हो कि वो उन प्रश्नों का उत्तर दे रहा है, उम्र तो उसकी तैथिक आयु तो 9 साल है, लेकिन जिन प्रश्नों का वो उत्तर दे रहा है वो ऐसे प्रश्न हैं जिन प्रश्नों का उत्तर सामान्यतः कोई ऐसा व्यक्ति दे जिसकी उम्र होती है 7 साल, तो वो उस व्यक्ति की मानसिक आयु कितनी मान ली जाएगी? 7 वर्ष। ये बात टुकमैन साहब कहते हैं, माफ कीजिएगा, ये बात बिने साहब का जो ये संशोधित स्वरूप था 1908 का, वो कहता था। अब इस आधार पर या तो हम ये कह देंगे कि वो व्यक्ति जो है उसकी मानसिक आयु 7 साल है, तैथिक आयु 9 साल है, इसका मतलब वो अपनी मानसिक आयु से 2 साल आगे है, या वो अपनी मानसिक आयु से 2 साल पीछे है। इसको उल्टा भी कह सकते हो कि या तो वो अपनी तैथिक आयु से मानसिक रूप से 2 साल आगे है, या तैथिक रूप से 2 साल पीछे है। कुछ भी मान सकते हो आप, जो भी उस व्यक्ति का निष्पादन आएगा। तो क्लियर है आपको? 1908 तक इतनी ही बात थी, सिर्फ और सिर्फ यह पता चल रहा था कि 3 से 15 वर्ष के बच्चों पर परीक्षण किए जाएं, और उनके परीक्षण के लिए उन्होंने जो प्रश्नावली का निर्माण किया, यह प्रथम बुद्धि परीक्षण कहलाया। थियोडोर साइमन साथी थे। 1908 में इसमें संशोधन किया गया और मानसिक आयु का संप्रत्यय बिने द्वारा दिया गया। और बिने ने जिस प्रकार से संप्रत्यय दिया, मैंने समझाया कि मान लो 9 साल का बच्चा उन प्रश्नों का उत्तर दे दे सरलता से जो 11 साल का बच्चा देता है, तो उसकी मानसिक आयु 11 मान ली जाएगी, और मान लिया जाएगा वो अपनी तैथिक आयु से 2 साल आगे है मानसिक रूप से। और अगर वो कम परीक्षण करे या कम प्रश्नों का उत्तर दे, उन प्रश्नों का उत्तर ही दे पा रहा है जो 7 साल का बच्चा दे, अपनी उम्र वाले तो उत्तर दे ही नहीं पा रहा, तो अपन मान लेंगे कि वो मेंटली थोड़ा सा पीछे है अभी भी अपनी उम्र से। तो इस प्रकार से बात वो कर रहे थे, और इसी बात को फिर आगे पुष्टि दी, क्योंकि अभी तक जितने भी परीक्षण हो रहे थे, ये हो रहे थे साथियों फ्रांस में, और फ्रेंच भाषा के अंदर ये सारा सिस्टम तैयार हो रहा था। तो 1911 में हेनरी गोडार्ड इस एक जिम्मा उठाते हैं कि इस परीक्षण को अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेट किया जाए। तो 1911 का दौर यहां पर सामने आता है जब गोडार्ड इसका अंग्रेजी संस्करण लेकर आते हैं। हेनरी गोडार्ड द्वारा अंग्रेजी संस्करण। हेनरी गोडार्ड 1911 में इस परीक्षण का अंग्रेजी संस्करण लेकर आते हैं, और अंग्रेजी में आते ही यह परीक्षण एक तरह से पूरी दुनिया में तहलका मचा देता है। लोगों को पता चलता है कि भाई एक इतना शानदार परीक्षण एक व्यक्ति ने किया है। अब यहां से मैं फ्रांस से आपको लेके जा रहा हूं अगले वर्ष 1912 में जर्मनी में। 1912 का दौर ये वो दौर था जब बिने साहब का देहांत भी हो गया था, और 1912 में एक मनोवैज्ञानिक बड़े क्रांतिकारी व्यक्ति होते हैं जिनका नाम होता है विलियम स्टर्न। ध्यान से सुनना, मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि इस वीडियो में आपके मन में जितनी भी आशंकाएं हैं, जितने भी डाउट आपके दिमाग में आईक्यू को लेकर हैं, उनमें से एक सिंगल डाउट नहीं रहने वाला है। ध्यान से सुनिए। 1912 में एक मनोवैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम होता है साथियों विलियम स्टर्न, और विलियम स्टर्न बड़े प्यार से एक बात कहते हैं कि देखिए, जो बिने साहब ने ये मानसिक आयु वाली बात कही है, अच्छी बात है, आप घटा रहे हो बढ़ा रहे हो, आप कह रहे हो कि भाई 9 साल का बच्चा 11 साल के सवालों को अगर हल कर दे तो आप कह दो कि उसकी मानसिक आयु 2 साल आगे है, या फिर आप कह दोगे 2 साल पीछे है। लेकिन इतना लफड़ा पाले ही क्यों? यदि आप एक व्यक्ति की तैथिक आयु और मानसिक आयु पता कर दें, तो क्यों ना इनको एक दूसरे से डिवाइड कर दें, क्यों ना इनमें का एक दूसरे में भाग दे दें, यानी कि मानसिक आयु बटा तैथिक आयु, ऐसा कर दें। और ऐसा करने से आपको जो एक रिजल्ट मिलेगा, वो जो भागफल मिलेगा, उस भागफल को आप नाम दे दीजिए इंटेलिजेंस कोशेंट, INTELLIGENZ QUOTIENT, इंटेलिजेंस कोशेंट इसको नाम दे दीजिए। लोग बाग पूछने लग गए कि भाई ये क्या है। इन्होंने कहा देखो, इससे क्या है, एक तो गणितीय रूप से आपको बहुत सरलता से आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा,
और दूसरा आपको इसमें ज्यादा माथापच्ची करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे ख्याल से आपको ऐसा ही काम करना चाहिए। ये इंटेलिजेंस क्वोशंट है, इस इंटेलिजेंस क्वोशंट के जरिए, इस फॉर्मूला के जरिए आपको किसी भी व्यक्ति की इंटेलिजेंस को नापना चाहिए। यहां से ये संप्रत्यय दुनिया के सामने गया कि इंटेलिजेंस क्वोशंट यानी कि बुद्धि लब्धि नाम की कोई चीज है, और इस बुद्धि लब्धि को इस प्रकार से नापा जा सकता है। ये बुद्धि लब्धि क्या है? ये बुद्धि लब्धि है कुछ और नहीं बल्कि व्यक्ति की मानसिक आयु का तैथिक आयु में भाग दे देना। ठीक है, और माफ कीजिएगा, व्यक्ति की तैथिक आयु का मानसिक आयु में भाग दे देना, यही क्या है? व्यक्ति की बुद्धि लब्धि है। तो प्रश्न यहां से ऐसा बनता है कि इंटेलिजेंस क्वोशंट नाम का जो ये संप्रत्यय है, ये दिया किसने? किसने इसकी खोज की? किसने इसकी अवधारणा को प्रस्तुत किया? कौन सबसे पहले इसके बारे में इस जानकारी को लेकर आया? तो एक जर्मन मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था विलियम स्टर्न। उन्होंने 1912 में यह संप्रत्यय दिया कि मानसिक आयु से तैथिक आयु का भाग कर दीजिए, जो भी मिलेगा उसको आप इंटेलिजेंस क्वोशंट कहिए। अच्छी बात है, लेकिन यहां तक यात्रा खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि जब तक ये सारी चीजें जहां पर चल रही थी, साल 1916 आ गया था, और 1916 में हम पहुंच जाते हैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में एक महान मनोवैज्ञानिक उस वक्त अपने प्रयोग कर रहे थे, जो उस वक्त अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन से भी जुड़े हुए थे, और वो उस वक्त स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में एक बड़े पद पर सुशोभित थे। उनका नाम होता है लुई टर्मन। लुई टर्मन क्या कर रहे थे साथियों? लुई टर्मन कुछ और नहीं बल्कि ये जो 1908 में जो पूरा संशोधित स्वरूप बिने ने अपने परीक्षण का दिया था, और उसमें जो अंग्रेजी संस्करण उसका हेनरी गोडार्ड ने तैयार किया था, उसकी स्केल्स जो थी, उस स्केल्स को संशोधित कर रहे थे, उस स्केल्स को और व्यापक बनाने की कोशिश कर रहे थे लुई टर्मन। और लुई टर्मन 1908 में एक संशोधित स्वरूप प्रस्तुत करते हैं बिने साइमन टेस्ट का। बिने साइमन टेस्ट का संशोधित स्वरूप लेकर आते हैं लुई टर्मन। और इस टेस्ट के संशोधन में ये क्या करते हैं कि वो जो स्केल्स, क्योंकि वहां पर जो प्रश्न थे, जो जिस तरह की स्केल इस्तेमाल करी थी, प्रश्नों का जो लेवल था वो इस्तेमाल करी थी फ्रांस के बच्चों को ध्यान में रखते हुए, और लुई टर्मन अमेरिकन और विश्व के अन्य देशों के बच्चों को ध्यान में रखते हुए एक कॉमन जनरल स्केल तैयार करने की कोशिश कर रहे थे, और वो इसका एक संशोधन तैयार करते हैं, जिस संशोधन को नाम दिया जाता है क्या? स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट। सबसे खास बात यह है कि इतने बेहतरीन ढंग से काम करने के बाद भी लुई टर्मन ने इसे अपना नाम नहीं दिया, बल्कि नाम दिया अपने विश्वविद्यालय का स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट। और इसी के साथ लुई टर्मन ने कहा कि ये जो विलियम स्टर्न साहब ने इंटेलिजेंस क्वोशंट नाम की बात कही है, यह भी बड़ी क्रांतिकारी खोज है स्टर्न साहब, लेकिन स्टर्न साहब की इस खोज में एक बड़ी महत्वपूर्ण कमी है। लोगों ने कहा क्या? उन्होंने कहा देखो साहब, किसी आदमी की आपने मानसिक आयु 12 साल मान ली तो मान ली, अच्छी बात है, लेकिन अगर उसकी तैथिक आयु 7 साल 2 महीने 3 दिन हो तो आप इसको 7.2 और कुछ इस तरह का लिखेंगे। जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना परेशानी से भरा हुआ ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, कितने पॉइंट्स में और कितनी ज्यादा दिक्कत होगी। तो इसका कुछ सुधार करना चाहिए, इसमें कुछ सुधार करना चाहिए। और यह सोचकर वो क्या करते हैं, वो स्टर्न के ध्यान से सुनना, ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। लुई टर्मन स्टर्न के इंटेलिजेंस क्वोशंट को 100 से गुणा करके
प्रतिशत में बदल देते हैं कि भैया आप 100 से अगर इसे गुणा कर दो तो ये बड़ी क्रांतिकारी चीज बन सकती है। और ये जो उनका सुझाव था लुई टर्मन का, ये विश्व को बड़ा पसंद आया और उन्होंने एक विस्तृत, एक संशोधित और एक सरलीकृत स्वरूप प्रस्तुत किया आईक्यू का। और वो स्वरूप क्या था? आईक्यू बराबर MA यानी कि मानसिक आयु अपॉन CA यानी कि क्रोनोलॉजिकल एज गुणा 100। और इस स्वरूप का जैसे ही उन्होंने दुनिया से परिचय कराया, समूची दुनिया ने मान लिया कि हां भाई लुई टर्मन साहब, आप जो बात कह रहे हो वो बिल्कुल सही है। जो ये विलियम स्टर्न का कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को 100 से गुणा कर दो और यहां पर आप बहुत शांति से, आसानी से, सरलता से किसी भी व्यक्ति के आईक्यू का पता लगा सकते हो। तो इस वीडियो में यहां पर मैंने पूरी क्रोनोलॉजी, पूरी आपको एक तरह से हिस्ट्री बता दी, पूरा तरीका समझा दिया कि किस प्रकार से आईक्यू का संप्रत्यय जिस 100 से गुणा करके, जिसको आप पढ़ते हैं परीक्षा में भी, जिससे क्वेश्चन आते हैं, उससे किस प्रकार से डेवलप किया गया महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिकों द्वारा। सबसे पहले बिने साइमन, उसके बाद स्टर्न, उसके बाद लुई टर्मन, और टर्मन ने फिर इसको 100 से गुणा करके ये संप्रत्यय दुनिया के सामने रखा। खास बात यहां पर यह है कि इससे जुड़े हुए कई बार विद्यार्थियों के सामने प्रश्न भी आते हैं। प्रश्न कैसे आते हैं दोस्तों? प्रश्न सिंपल सा आ जाएगा कि मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में कि किसी व्यक्ति की, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने हल कर देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे। प्रश्न आता है कि किसी व्यक्ति की मानसिक आयु जो है वो तो 12 वर्ष है और उसकी तैथिक आयु जो है वो मान लीजिए 10 वर्ष है। ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। तो उस व्यक्ति की आईक्यू कितनी होगी? सिंपल सी बात है, आईक्यू का फॉर्मूला हमें पता है, आईक्यू बराबर MA बटा CA गुणा 100। मानसिक आयु कितनी है? 12 वर्ष, यानी 10 साल का बच्चा लेकिन दिमागी तौर पर 12 साल के बच्चे जैसा है। और नीचे उसकी तैथिक आयु, क्रोनोलॉजिकल एज गुणा 100, और यहां पर उसकी जो बुद्धि लब्धि आईक्यू हमें मिलता है वो मिलता है 120। अब टर्मन ने, मेरिल ने एक ऐसी स्केल भी तैयार की। मान लो किसी का आईक्यू 120 आया, किसी का 100 आया, किसी का 10 आया, किसी का 50 आया, किसी का 60 आया। ये आईक्यू आखिर कहता क्या है? ये आईक्यू किस बारे में बात करता है, कौन सी जानकारियां देता है? तो इसको लेकर दो महत्वपूर्ण स्केल्स हैं या दो महत्वपूर्ण टेबल हैं जो हमें जाननी है। आइए सबसे पहले मैं बुद्धि लब्धि के लिए आपको टर्मन की और मेरिल की स्केल बता रहा हूं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके नोट्स में भी यही लिखी हुई मिलेगी आपको। दूसरी स्केल मैं आपको बता रहा हूं बुद्धि लब्धि की, वो स्केल है साथियों दी हुई एनसीईआरटी में। तो ये जो स्केल है ये एनसीईआरटी में दी गई है। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ध्यान से आपको इन्हें याद करना है, मैं फिर बता दूं और बहुत तरीके से हम इसे याद कर लेंगे। सबसे पहले तो आप ये जान के रखिए कि सामान्य बुद्धि या एवरेज जो आईक्यू है वो किस स्टेज पर माना जाता है। तो सामान्य या एवरेज बुद्धि लब्धि जो मानी जाती है वो मानी जाती है 90 से 110 के बीच में। सामान्य का मतलब क्या है कि भाई MA अपॉन CA, एक ऐसा व्यक्ति उसकी मानसिक आयु भी वही हो, तैथिक आयु भी वही हो, गुणा 100 की जब बात आ रही है तो जब दोनों एक बराबर होंगे यानी कि करीब 100 के आसपास होगा, माफ कीजिएगा 1/1 या कुछ इस तरह का हो गया, जैसे 10 उसकी मानसिक आयु, 10 उसकी तैथिक आयु है, गुणा 100, तभी तो मुझे आईक्यू का रिजल्ट 100 मिलेगा। और आईक्यू का 100 मिलेगा मतलब एक एवरेज स्टेज है, बच्चे की मानसिक आयु उसके तैथिक आयु जैसी ही है। इससे ऊपर जब 110 से ऊपर जब आईक्यू जाता है तो हम ये मानते हैं कि बच्चा बहुत ही इंटेलिजेंट है। और 90 से कम अगर आईक्यू जाने लग जाए तो हम ये मानने लग जाते हैं कि बच्चा जो है वो कम इंटेलिजेंट है। 140 या उससे ऊपर की आईक्यू को आप प्रतिभाशाली विद्यार्थी कहते हो। 130 से 139 तक प्रखर बुद्धि, 120 से 129 तक तीव्र बुद्धि, 110 से 119 तक वो जो सामान्य बुद्धि से ऊपर है, 90 से 110 तक सामान्य बुद्धि, 80 से 89 तक सामान्य बुद्धि से नीचे। उसके बाद सीमांत बुद्धि या मंद बुद्धि माना जाता है वो जो 70 से 79 तक है।
50 से 69 तक मूर्ख लोग आते हैं, 25 से 49 तक मूढ़, और 0 से 25 के बीच में या 0 से 24 तक जिनका आईक्यू हो उनको जड़ बुद्धि कहा जाता है। यहां पर अमेरिकन साइकोलॉजी ऑफ एसोसिएशन ने मानसिक मंदता को डिफाइन करने के लिए बुद्धि लब्धि के आधार पर उसका वर्गीकरण भी किया है। यह भी बताया है कि कौन सी बुद्धि लब्धि के लोग शिक्षणीय होते हैं, कौन सी बुद्धि लब्धि के लोग प्रशिक्षणीय होते हैं। हम उसके बारे में भी आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको दूसरी स्केल दिखा देता हूं। दूसरी स्केल जो एनसीईआरटी से ली गई है उसमें बताया गया 130 से अधिक अति श्रेष्ठ होते हैं, 120 से 119 तक श्रेष्ठ होते हैं, 90 से 109 तक औसत बुद्धि के, जैसा कि हमने कहा था सामान्य बुद्धि, 80 से 89 निम्न औसत, 70 से 79 तक सीमावर्ती या जिनको हम बाउंड्री लाइन भी कहते हैं। इनके इंग्लिश नाम आपको नोट्स में मिल जाएंगे, ठीक है। और 70 से कम बौद्धिक रूप से अशक्त माने गए हैं। बुद्धि लब्धि के अंतर्गत यह भी कहा गया है कि ऐसे लोगों की जनसंख्या का प्रतिशत कितना होता है, 2.2, 2.2, 6.7, 16.1, 50, 16, 1। प्यारे विद्यार्थियों, एक चीज आप हमेशा से याद रखिएगा और वो बात यह है कि ऐसा कहा गया है, ऐसा माना जाता है कि एक बुद्धि लब्धि का वक्र यदि बनाया जाए, जिसके बारे में मैं आगे भी बात करूंगा, तो बहुत श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि के और बहुत कम बुद्धि लब्धि के लोग बहुत कम होते हैं। सामान्यतः लोग औसत बुद्धि लब्धि के ही पाए जाते हैं, जैसा कि इसमें भी आप देख पा रहे हैं। जैसे आप जिस कक्षा में पढ़ते हैं या फिर यूं कहें कि आपने स्कूली जीवन में जहां बिताया हो, आप एक बार कल्पना कीजिए, एक सामान्य सा फैक्ट है कि आपकी कक्षा में बहुत ही हाईली इंटेलिजेंट विद्यार्थी कितने थे? 2-3 विद्यार्थी। बहुत ही ऐसे जो पढ़ने में बिल्कुल कमजोर, जिनको कुछ भी समझ में नहीं आता था, ऐसे भी 2-3 विद्यार्थी थे। लेकिन सामान्य सा निष्पादन जिनका था, औसत निष्पादन जिनका था, ऐसे लगभग सभी विद्यार्थी थे। तो जनरल लेवल पर ज्यादातर विद्यार्थी होते हैं। अब इसको लेकर बुद्धि लब्धि से जुड़े हुई कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको हम देख लेते हैं। तो बुद्धि लब्धि से जुड़े हुए ये महत्वपूर्ण बिंदु हम इसमें लिख रहे हैं। आइए, बुद्धि लब्धि से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदु। पहला पॉइंट है जो कि आपने देखा भी है, अभी अभी हमने इसको डिस्कस भी किया है, कि सामान्य बुद्धि लब्धि या आईक्यू 100 होता है। 100 जो है ये सामान्य बुद्धि लब्धि का आईक्यू होता है। यदि जनसंख्या की बुद्धि लब्धि का एक वक्र बनाया जाए तो बुद्धि लब्धि का वक्र हमेशा, चाहे वो किसी विद्यालय का बनाइए, चाहे किसी कक्षा का बनाइए, चाहे किसी शहर की जनसंख्या का बनाइए, बुद्धि लब्धि का वक्र सदैव घंटाकार होता है। ठीक है, इसे नॉर्मल कर्व भी कहते हैं। यह अपने मूल्य व माध्य के दोनों ओर सममित आकार का होता है। सममित आकार का होता है। तो सामान्य रूप से जिस चीज की बात हमने कही वो क्या है, देखिए, इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। मैं आप लोगों के सामने इसे बनाने की चेष्टा करता हूं। इस प्रकार का बुद्धि लब्धि का वक्र हमेशा देखने को मिलता है जब भी आप बनाते हैं, तो याद रखिएगा। तो देखिए, इस वक्र से आप क्या पता कर पा रहे हैं? इस वक्र से यह पता चलता है कि किसी भी जनसंख्या में जो उच्च स्तरीय बुद्धि लब्धि के लोग होते हैं
वो भी बहुत कम होते हैं। निम्न स्तरीय बुद्धि लब्धि के जो लोग होते हैं वो भी बहुत कम होते हैं, और सामान्यतः लोग सामान्य बुद्धि लब्धि के ही पाए जाते हैं। अब आइए इस पॉइंट को नोट डाउन कर लेते हैं। तो क्या है? अधिकांश लोग बुद्धि लब्धि के प्राप्तांक के मध्य में वितरित होते हैं। यानी ज्यादातर लोग कहां होंगे? ज्यादातर लोग मिडिल में होंगे, बीच में होंगे। बहुत श्रेष्ठ निष्पादन वाले भी बहुत कम होते हैं, बहुत ज्यादा कम निष्पादन वाले भी बहुत कम होते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि जनसंख्या के केवल 2% लोग ऐसे होते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि 130 से ज्यादा होती है। तो ये बुद्धि लब्धि से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको हमने देखा। अब आइए मानसिक मंदता की बात कर लेते हैं। तो इसको लेकर एक बड़ा सिंपल सा एक कर्व है जो बनाया गया है, ठीक है। सबसे पहले तो यह माना जाता है कि वो व्यक्ति जिनकी बुद्धि लब्धि 70 से कम है, यह अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन एपीए के द्वारा दिया गया चार्ट है, जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख पा रहे हो, पूरी तरह ऑथेंटिक चार्ट है। जिन लोगों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उनको आप ऐसा मानते हो कि ये मानसिक रूप से दुर्बल है, ठीक है। वैसे जब हम मानसिक रूप से जब पीड़ित बच्चे या मंदबुद्धि बालक जब हम पढ़ेंगे व्यक्तिगत भिन्नताओं के बाद, तब हम इसको वापस से डिटेल में देखेंगे, क्योंकि हमें हर तरह के अधिगमकर्ता को जानना चाहिए। हमारी परीक्षा के अंतर्गत ये बात आती है, पूछा भी जाता है। तो हम जब मंदबुद्धि बच्चों को पढ़ेंगे तब इसको समझेंगे भी, लेकिन अभी हाल इसको समझ लेते हैं कि ऐसे लोग जिनको 70 से कम जिनकी बुद्धि लब्धि हो उन्हें एक तरह से मंदबुद्धि मान लिया जाता है, और 50 से 70 की रेंज में जो विद्यार्थी आते हैं उनको कहा जाता है माइल्ड। माइल्ड उनके लिए नाम होता है माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन। ये लोग सामान्यतः ऐसे विद्यार्थियों को विशिष्ट कार्यक्रमों के अंतर्गत शिक्षा दी जाती है, तो इन्हें शिक्षणीय वर्ग का माना जाता है। फिर आते हैं औसत मानसिक दुर्बलता से ग्रसित लोग, जिन्हें एवरेज मेंटल रिटार्डेशन या फिर मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन भी कहा जाता है। MODERA, मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है। ये लोग प्रशिक्षण योग्य होते हैं, जिनके अंतर्गत कुछ शारीरिक अनियमितता होती है जिन लोगों में। फिर वो लोग आते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि 20 से कम हो। सबसे पहले 50 से 70 वाले जो साधारण मानसिक दुर्बलता से ग्रसित थे, फिर 35 से 50 वाले औसत मानसिक दुर्बलता से, उसके बाद 20 से 35 वाले जो गंभीर मानसिक दुर्बलता से ग्रसित होते हैं, इनको कहा जाता है सीवियर मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है। सीवियर मेंटल रिटार्डेशन। ऐसे लोग आश्रित होते हैं, प्रतिदिन के कार्यों में भी असमर्थ होते हैं, इनमें ज्ञानात्मक दोष और क्रियात्मक विकलांगता भी पाई जाती है, और ये लोग शिक्षणीय प्रशिक्षणीय नहीं हो पाते ज्यादा। 20 से कम वाले जो लोग होते हैं इन्हें अति गंभीर या गहन दुर्बलता से ग्रसित कहा जाता है, ठीक है। अति गंभीर, गहन दुर्बलता। तो ये लोग ना शिक्षणीय होते हैं ना प्रशिक्षणीय होते हैं। प्रायः ये लोग अल्पायु होते हैं, ज्यादा समय तक जी नहीं पाते। स्नायु मंडल के रोग, बहरापन, मूकता जैसी इनके अंदर समस्याएं होती हैं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन,
प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन। तो ये हमने यहां पर देखा बुद्धि लब्धि के जरिए किस प्रकार से मानसिक दुर्बलता जो है उसको अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन मापता है। कौन से शिक्षणीय होते हैं, कौन से प्रशिक्षणीय होते हैं, मैंने आपको बता दिया 35 से 50 तक प्रशिक्षणीय, 50 से ऊपर शिक्षणीय, और उससे नीचे के जो लोग होते हैं वो ना तो शिक्षणीय होते हैं ना ही प्रशिक्षणीय होते हैं। तो इस प्रकार से इस लेक्चर में हमने बुद्धि लब्धि के बारे में महत्वपूर्ण चीजों को जाना। आइए एक बार डिस्कशन कर लेते हैं बुद्धि लब्धि के बारे में। सबसे पहले हमने बात करी फ्रांसिस गाल्टन की, जो व्यक्तिगत भिन्नता का परीक्षण करने के लिए जाने जाते हैं, कैटल जो मानसिक परीक्षण के लिए जाने जाते हैं। पहला बुद्धि परीक्षण विश्व का जो दिया था वो अल्फ्रेड बिनेट ने दिया था। 3 से 15 वर्ष के बच्चों पर परीक्षण के लिए उन्होंने प्रश्नावली तैयार की थी। 1908 में बिने साइमन परीक्षण में संशोधन हुआ, जिसमें मानसिक आयु के संप्रत्यय को दुनिया के सामने रखा गया। मानसिक आयु के बारे में किसी भी व्यक्ति के निष्पादन का उसकी उम्र के, उससे उम्र के ज्यादा से और कम व्यक्ति से निष्पादन की तुलना करके पता लगाया जा सकता है। 1912 में विलियम स्टर्न इंटेलिजेंस कोशेंट का संप्रत्यय देते हैं। 16 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में लुई टर्मन बिने साइमन टेस्ट की जो स्केल्स थी उन स्केल्स का संशोधन प्रस्तुत करते हैं और उसे नाम देते हैं स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट। और उन्होंने स्टर्न के इंटेलिजेंस कोशेंट को 100 से गुणा करके उसको प्रतिशत में बदल दिया और एक सरल, संशोधित और एक सहज रूप में उन्होंने आईक्यू को दुनिया के सामने रखा। आईक्यू किस प्रकार से निकाला जाता है मैंने आपको बताया। उसके बाद आईक्यू की जो स्केल है वो आपके सामने रखी। ये दोनों स्केल आपकी पुस्तक में दी हुई है। इनके साथ किस आईक्यू का व्यक्ति किस नाम से जाना जाता है ये आपको याद करना है। एक स्केल एनसीईआरटी की है, एक स्केल मेरिल टर्मन स्केल है। उसके बाद हमने महत्वपूर्ण जानकारी जानी कि बुद्धि लब्धि जो है वो सामान्यतः 100 होती है। बुद्धि लब्धि का वक्र घंटाकार होता है। यह अपने मूल्य व माध्य के दोनों और सममिताकार का होता है। अधिकांश लोग बुद्धि लब्धि के प्राप्तांकों के मध्य में वितरित होते हैं। और यहां पर बुद्धि लब्धि के आधार पर जिस प्रकार से मंदता को चिन्हित किया गया है, 70 से कम उम्र के जो होते हैं, माफ कीजिएगा, बुद्धि लब्धि के जो लोग होते हैं उन्हें एक तरह से मानसिक रूप से दुर्बल माना जाता है, मेंटली रिटार्डेड माना जाता है। तो उससे कम और 0 तक किस प्रकार से बुद्धि लब्धि को वितरित किया गया है अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन द्वारा, इस चार्ट को भी हमने पढ़ने की कोशिश करी। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे बुद्धि के परीक्षणों की। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। नमस्कार।